हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग एक नए चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले चैप्टर्स में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और लोगों को जोड़िए। सब लोग कहाँ गए भाई? सारे लोगों को बोलो, सब लोग को जोड़िए, सब लोग को शेयर करिए। सभी लोग सबसे पहला काम तो लाइक की बटन दबा दीजिए। और दो लोग पिछली बार में डिसलाइक किए थे, उनको पता करिए कि वो कौन लोग थे, काहे डिसलाइक किए, क्या समस्या थी। समस्या बताना चाहिए ना, कि डिसलाइक करके भाग जाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा। तो सारे लोग शेयर कर दीजिए, डिसलाइक ना करिए, लाइक करिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट में लिखिए कि सर ये दिक्कत है। जैसे आप लोगों ने कहा कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, अक्षर नहीं दिख रहा है, फिर मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया और आज आप लोगों को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग खाली सुझाव देंगे, बाकी काम मेरा है कि मैं उसको कैसे सही कर रहा हूँ। अब डिसलाइक करोगे, भागोगे, फिर आपका भी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। फिर हम भी ये सोचेंगे कि क्यों डिसलाइक कर दिया कोई, किसी को तो हमने कुछ कहा भी नहीं। चलो फिर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो चैप्टर्स का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये जान लो आज हम लोग को पढ़ना क्या है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो चैप्टर्स का नाम है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तथा गॉस की प्रमेय। ये चैप्टर नंबर 2 है बहू। कितना है? चैप्टर नंबर 2 है। क्वेश्चन 1 का जो चैप्टर 1 का जो न्यूमेरिकल्स है उसको आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट्स होगा परीक्षा के समय उसको हल भी करा दिया जाएगा, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है? ऊपर थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दो भाई। अब तो दिखाई दे रहा होगा ना? चलिए ठीक है, फिर वहीं आ गया। चलो पढ़ लोगे आप लोग वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का। यह है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये चैप्टर नंबर 2 है आप लोग का। कितना है? चैप्टर नंबर 2 है वो, ठीक ना। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले सबसे पहले दो चीजों को जानेंगे। एक क्षेत्रफल वेक्टर। चित्र में पहले से इसलिए बना लिया हूं क्योंकि आप लोग का समय वेस्ट ना हो, एक भी मिनट। जितना भी हो सके मैं आप लोग को पढ़ाने पे, दो चित्र बनाने लगता फिर टाइम लगता, तो इसलिए मैं चित्र पहले से ही बना लिया। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्षेत्रफल वेक्टर, फिर उसके बाद घनकोण पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर, ये है आपका क्षेत्रफल वेक्टर। ये पहला हेडिंग है गॉस प्रमेय का। अगर ये जानेंगे तभी जाकर के वैद्युत फ्लक्स जान पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्षेत्रफल वेक्टर कह दिया। काहे इसको क्षेत्रफल वेक्टर कहने की जरूरत पड़ी? ठीक है, ये इसलिए पड़ी क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है अदिश राशि होती है, लेकिन यहां जो क्षेत्रफल की बात कर रहा है वो क्षेत्रफल वेक्टर की बात कर रहा है, सदिश क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे कि सर सदिश क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने अदिश क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है कि क्षेत्रफल अदिश होता है, उसमें केवल परिमाण होता है। लेकिन नहीं, जब हम समतलीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, किसकी? समतलीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण तो होता ही है, उसका एरिया जो होता है वो उसका परिमाण होता है, लेकिन उसकी जो दिशा होती है ना वो तल के लंबवत होती है। किसके लंबवत? तल के लंबवत होती है। जैसे ये मान लीजिए मैं आप लोगों को एक ये डिब्बा है, ये डिब्बा है, इस पर ये जो है ये क्षेत्रफल है। आप लोग को ऐसे करके दिखा दे रहे हैं, ऐसे ये क्षेत्रफल है वो, ठीक है ना। इस क्षेत्रफल की जो ऐसे अब आपको दिख रहा होगा ये क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में तो एरिया तो है, ये है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल का एरिया है, इसका परिमाण है जो इसका मान आएगा। लेकिन अब कहेंगे कि इसमें दिशा कहां होती है? तो समतल क्षेत्रफल में दिशा होती है और उसकी दिशा किधर होती है? तल के लंबवत, ठीक है। तो ये तल है, इसके लंबवत ऐसे जैसे आप देख रहे हो तो आपकी तरफ
ये तल ऐसे है, अगर तल ऐसे है तो आपकी तरफ, अगर तल हम ऐसे कर दे तो इसको ऊपर की तरफ। मान लीजिए कागज पे अगर आप एक घेरा बना रहे हो मेज पे रख करके, तो कागज मेज के पैरेलल होगा, तो उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ऊपर की ओर होगा। यानी जो तल रहेगा, जहां क्षेत्रफल है उसका जो तल होगा उस पर ठीक 90 अंश पर क्षेत्रफल का क्या होगा, दिशा होगा उसके, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में क्या लिखेंगे कि किसी समतलीय क्षेत्रफल, अब ये कह दीजिएगा यह एक क्या है, क्षेत्रफल है। कागज तल पर हमने एक गोला बना दिया है, तो ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये तल के क्या होगा, लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा किसी समतलीय क्षेत्रफल, किसी समतलीय क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल ए का भी चर्चा कर दीजिएगा। क्षेत्रफल ए यहां पे लिख दीजिएगा चित्र से, चित्र में हमें बना है ना। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जो जिसकी दिशा भी होती है। किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। और क्षेत्रफल की दिशा, ये जो क्षेत्रफल है ना इसकी दिशा तो ये होती है, फिर लिखेंगे क्षेत्रफल की दिशा जो है वो तल के अभिलंबवत होती है, तल के अभिलंबवत होती है, ठीक है। अब जब तल के अभिलंबवत होगी, अर्थात अब ध्यान से देखिएगा, ये क्षेत्रफल है ए, अब इसके तल के अभिलंबवत इसकी क्या होगी, रेखा होगी। अगर क्षेत्रफल ऐसे है तो इसके तल के ऊपर ऐसे होगी क्षेत्रफल की रेखा, क्षेत्रफल की दिशा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्षेत्रफल वेक्टर में किसी समतलीय क्षेत्रफल ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और क्षेत्रफल की दिशा सदैव क्षेत्रफल के तल के क्या होती है, लंबवत होती है, अभिलंब पर होती है, ठीक है। अतः हम वेक्टर, इसे हम क्षेत्रफल वेक्टर ए से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः इसे हम क्षेत्रफल वेक्टर ए से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अभी तक ए से व्यक्त करते थे क्योंकि इसमें केवल क्या था, परिमाण था, लेकिन जब परिमाण और दिशा भी आ गई तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो अतः इसे अब हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर ए से व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया। इसे हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं। 1 मिनट लाइव, इसे हम क्षेत्रफल वेक्टर ए से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब आ गया कि क्षेत्रफल वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं, तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर नॉर्मल वेक्टर n इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर ए में क्या था, परिमाण भी था और दिशा भी थी। यहां पर क्या है, n बता रहा एकांक वेक्टर है, इसमें इसका परिमाण 1 है और ये एरिया है, ये क्षेत्रफल है। अब बताओ, इसका क्षेत्रफल a है, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल a ही रहेगा ना, और कहेंगे कि ये क्षेत्रफल तो a ही रहेगा।
और ये दिशा बता देगा। ये एकांक वेक्टर n जो है ये क्या बता देगा, क्षेत्रफल की दिशा बता देगा। तो चाहे वेक्टर a लिखिए और चाहे नॉर्मल वेक्टर n इंटू ए लिखिए, जहां नॉर्मल वेक्टर जो है क्या है, तल के अभिलंब है, तल के अभिलंबवत एकांक वेक्टर है। जहां नॉर्मल वेक्टर n क्या है, तल के अभिलंबवत क्या है वो, एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम किसी वेक्टर a पर तीर लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि यह वेक्टर a का परिमाण बताता है और तीरिया बताती है दिशा। तो हम इसको दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया और एक तरीका यन वेक्टर क्या बता रहा है कि ऊपर की ओर एकांक वेक्टर है, तो ये दिशा बता दिया। लेकिन इसका परिमाण 1 है, परिमाण नहीं बता पाया, तो हमको परिमाण a से इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब 1 में जब a से गुणा करेंगे तो परिमाण हो जाएगा a और दिशा कौन बता दिया, n बता दिया। तो जैसे यहां पर परिमाण a था और दिशा था, वैसे यहां पर भी परिमाण 1 गुणे a करेंगे तो परिमाण a हो जाएगा और n वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर n जो है ये दिशा बता देगा। अब n क्या होता है, n जिसके ऊपर कैप होता है, मैंने बताया था कि वो एकांक वेक्टर होता है। अब इसके ऊपर टोपी है तो ये एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है तो ये इसकी दिशा किधर है, वो तल के लंबवत ऊपर की ओर जो है ये इसकी क्या है, दिशा है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल a है और इसके तल का जो दिशा है, क्षेत्रफल की जो दिशा है वो तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो इसको अगर हम एकांक वेक्टर n से प्रदर्शित करें तो इस क्षेत्रफल का परिमाण और दिशा जो होगी वेक्टर a बराबर n इंटू a के बराबर होगी, नॉर्मल वेक्टर n इंटू a के बराबर होगी। तो ये तो आप लोग का हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। एक बार और समझ लीजिए कि किसी समतली क्षेत्रफल में, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। नॉर्मली अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं ना तो क्षेत्रफल अदिश होता है, उसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। लेकिन क्षेत्र अगर वो कह दिया कि समतली क्षेत्रफल, तो जब समतली क्षेत्रफल कहेगा तो फिजिक्स में उसको हम सदिश मानते हैं, ठीक है ना। तो समतली क्षेत्रफल a में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और कहेंगे कि इसकी दिशा कौन ओर, तो तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, अतः इसे हम क्षेत्रफल वेक्टर a से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित। अगर कोई क्षेत्रफल a है तो उसके क्षेत्रफलीय सदिश को, क्षेत्रफल वेक्टर को हम वेक्टर a से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां वेक्टर a बराबर n, नॉर्मल वेक्टर n इंटू a, यह वेक्टर a इसका परिमाण है, दिशा तीर बता रही है। यहाँ पर वेक्टर a इसका परिमाण है, दिशा जो है कैप बता रहा है, तीर। ठीक है ना। तो जहां n तल के अभिलंबवत एकांक वेक्टर है, तो तल के लिख लीजिएगा यहाँ पे, तल के अभिलंबवत एकांक वेक्टर है। तो इसके बाद ही हम लोग अब पढ़ेंगे घन कोण। तो ये उम्मीद है आप लोग को क्षेत्रफल वेक्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर को हटाते हैं और घन कोण समझते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे घन कोण। क्या पढ़ेंगे, घन कोण। देखिए घन कोण और कोण में अंतर समझ लीजिए। चाप बटे त्रिज्या जो होता है वो कोण होता है, ठीक है, लेकिन घन कोण में थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है। क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है। अब चलिए घन कोण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ का, अब गोला तो यहाँ कुछ है नहीं, हाँ चलिए एक है, मैं गोली पृष्ठ नहीं दिखा सकता, ये है मान लीजिए गोलीय पृष्ठ, गोली नहीं है। तो किसी गोली पृष्ठ का, ये छोड़िए इससे नहीं समझ में आएगा,
किसी गोलीय पृष्ठ का, ठीक है ना, कोई भाग गोले के केंद्र पे जितना कोण बनाता है, जैसे आप लोग खरबूजा खरीदने जाते होंगे तो कहते होंगे कि थोड़ा टेस्ट कराओ, तो वो क्या करता है, जो खरबूजा का बोकला होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे 4 जगह चाकू घोंप करके और एक कुल्फी के जैसा निकालता है। ये कुल्फी यही है, ठीक है ना। तो उस पर जब कुल्फियां निकालता है तो उस पर पीछवा बोकला भी रहता है, थोड़ा सा छिलका रहता है, ठीक है ना। तो जो छिलका है वह पूरे गोली पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है कि नहीं है। आखिर में पूरा हरा हरा छिलका था, तो उसमें से छोटा सा भाग को वह चिन्हित किया कि यहीं से हम काट करके निकालेंगे। तो वो जो छोटा सा भाग है वह गोले के केंद्र पर जितना कोण बना रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो पहली बात तो समझना होगा कि यह जो घन कोण होगा ये ऐसे, ये कुल्फी के तरह होगा। तो यहां पर एक क्षेत्रफल काटेगा वो, ये क्षेत्रफल कोई पृष्ठ का कोई भाग, कोई छोटा सा भाग केंद्र पर, कहां पर, गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का, किसी गोलीय पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का कोई भाग, कोई भाग गोले के, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है उसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा, उस गोलीय पृष्ठ के भाग द्वारा, उसे उस गोलीय पृष्ठ के भाग द्वारा बना घन कोण कहते हैं, बना घन कोण कहते हैं। ठीक है। किसी गोली पृष्ठ का कोई भाग, जैसे छोटा सा भाग काट करके दिखाया, तो सुई घोपा, सुई कह रहे हैं वो चाकू, तो चाकू घोप दिया और निकाल लिया कुल्फी। तो जो चाकू घोपा तो छोटा सा बोकलवा जो निकला है वह छोटा सा बोकला इसके केंद्र पर कुछ कोण बनाएगा, 3 डायमेंशनल कोण बनाएगा ना, ठीक है। तो वही कोण क्या कहलाता है, उस छोटे से भाग द्वारा बनाया गया घन कोण कहते हैं। ठीक है। तो किसी गोली पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है या अंतरित करता है उसे उस गोली पृष्ठ के भाग द्वारा बना घन कोण कहते हैं। ठीक है। अब घन कोण कितना के बराबर होता है, यह जो घन कोण होता है ना, उस गोलीय पृष्ठ के, जो छोटा सा गोली पृष्ठ का भाग है वह गोली पृष्ठ के भाग और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह गोलीय पृष्ठ के, यह गोलीय पृष्ठ के छोटे से भाग के भाग तथा त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से। अगर पूरा कोण निकालोगे तो ओमेगा हो जाएगा, छोटा सा निकालोगे घन कोण तो इसे ओमेगा से क्या करते हैं, प्रदर्शित, इसे ओमेगा से
प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना वो। चलिए अब हम लोग यदि गोले का पृष्ठ अगर मान लीजिए छोटा सा हम क्षेत्रफल ले रहे हैं तो डीए ले लेंगे। डी मतलब क्या बताता है कि बहुत छोटा क्षेत्रफल है, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, तो डी ओमेगा बनेगा। तो जब भी हम छोटा क्षेत्रफल लेंगे तो डी ओमेगा कोण बनेगा, घन कोण, और क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए होगा। ठीक ना। तो अगर हम सूत्र लिखेंगे डी ओमेगा बराबर तो डी ए बटे आर स्क्वायर होगा, और यदि ओमेगा बराबर लिखेंगे तो ए बटे आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ओमेगा बराबर क्षेत्रफल ए बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यही घन कोण का सूत्र होता है। इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ध्यान से फिर समझिएगा। कह रहे किसी गोली पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम उस भाग द्वारा अंतरित घन कोण कहते हैं। ठीक है, यह गोली पृष्ठ के भाग तथा त्रिज्या के वर्ग के बराबर नहीं होता है, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यह त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, यह पृष्ठ का क्षेत्रफल ए और त्रिज्या का वर्ग, इन दोनों का अनुपात बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अगर यहां पर डीए है, छोटका क्षेत्रफल है, तो कोणवा भी, घन कोणवा भी छोटका बनेगा। तो डीए बटे, अगर डी ओमेगा निकालोगे तो डीए रहेगा, छोटा सा क्षेत्रफल लोगे तो डीए होगा, यहां पे डी ओमेगा हो जाएगा। समझ में आया ना। डी लग जाने से क्या होता है, बस यही बताता है कि यह जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा सा है। ठीक ना। तो जब छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो घन कोण भी क्या होगा, छोटा होगा, तो यहां पर डी ओमेगा लग जाएगा। और बड़े पृष्ठ के लिए या संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या लगाएंगे, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी गोली पृष्ठ का कोई भाग गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ का उस भाग द्वारा, गोली पृष्ठ के उस भाग द्वारा अंतरित घन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण किसके बराबर होता है, घन कोण गोली पृष्ठ के उस भाग, जो भाग है वो छोटे से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गोली पृष्ठ के भाग तथा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी गोली पृष्ठ अगर वो छोटा सा, वो भाग एरिया ए है उसका, तो ए अब बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे आर स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। जैसे कोण का मात्रक रेडियन होता है, वैसे ही घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, और ये दोनों मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। रेडियन यानी कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ये दोनों पूरक मात्रक कहलाते हैं। ये ना मूल मात्रक है ना व्युत्पन्न मात्रक है, ये कैसे मात्रक हैं, पूरक मात्रक हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि एक स्टेरेडियन क्या होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, अगर हम ये एरिया के जगह संपूर्ण गोलवा का पृष्ठ ले लें, ठीक है ना, नहीं संपूर्ण गोलवा का पृष्ठ ना ले लें, हम एरिया उतना लें कि जितना, अगर मान लो ए और आर स्क्वायर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इनका अनुपात कट करके कितना आ जाएगा, एक। तो ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन हो जाएगा कि नहीं। लेकिन कब,
जब a और आर स्क्वायर का मान बराबर होगा तब न ही कटेगा, बोलो। तो a और आर स्क्वायर बराबर अगर हो जाए तो दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा और एक आ जाएगा, और जब एक आ जाएगा तो ओमेगा कोणीय जो इसका घन कोण है वो ओमेगा का मान हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन कब होगा? जब क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, वह घन कोण है जो कि गोले के त्रिज्या, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर क्या होता है? अंतरित किया जाता है, चाहे अंतरित होता है, अंतरित होता है। ठीक है ना? तो अगर कोई पूछे 1 स्टेरेडियन कितना है, तो कहेंगे 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, वह ओमेगा है जो गोले की त्रिज्या की वर्ग के बराबर क्षेत्र के, गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल के पृष्ठ द्वारा हम क्या किया जाता है? गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। अगर गोले की त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल का पृष्ठ ले लेंगे यहां पर, तो a और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कट करके कितना आ जाएगा? 1 स्टेरेडियन, एक आ जाएगा ऊपर नीचे कट करके। तो वही लिखे हैं 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले पृष्ठ द्वारा, वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर क्या किया जाता है? अंतरित किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा गोलवा के केंद्र पर क्या किया जाता है? अंतरित किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये घन कोण था, ये क्या था वो? घन कोण था। इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी जो आगे चल करके आपके गॉस लॉ में समझने में बहुत काम आएंगी, तो इस नाते इनको पढ़ाया गया है। इसमें से हो सकता है कि एक आध टॉपिक में आपके पाठ्यक्रम में क्षेत्रफल वेक्टर भी नहीं है, घनकोण भी नहीं है, लेकिन आगे इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। इस नाते मैंने आप लोग को समझा दिया है। स्टेरेडियन को भी पूछा गया है कभी कभी, ठीक ना। तो अब मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ये मेन टॉपिक आप लोग का, तो अब इसके बाद ये दोनों हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। 2 टॉपिक्स हो गए हैं, एक हो गया है क्षेत्रफल वेक्टर, दूसरा हो गया है घनकोण, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। 1 मिनट, थोड़ा सा ये स्क्रीन अब सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स चौक चौक, हाँ हम लोग को पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स में फ्लक्स माने क्या होता है? फ्लक्स माने गुच्छा। आप हमेशा समझिएगा फ्लक्स का मतलब होता है गुच्छा या समूह, ठीक है ना। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ वैद्युत बल रेखाओं के समूह की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वैद्युत बल रेखाओं के समूह की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो एक पॉइंट है, ये एक आवेश है। मान लीजिए ये जो चौक है ये आपका आवेश है, ठीक है। अब ये आवेश है तो ये धन आवेश है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे भी निकलेंगी, ऊपर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी। जैसे यहाँ पर हम एक रख लेते हैं, एक कोई पृष्ठ ले लेते हैं। ये पृष्ठ कोई जरूरी नहीं है कि सीधा ही हो, टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें हम कोई एक अस्थाई पृष्ठ ले लिए। अब इसमें वैद्युत बल रेखाएं इससे होकर के जा रही हैं। अब बहुत लंबा लंबा हो जाएगा तो भी खम्मा खम्मा काम। चलिए ये हम देखा दिए आपको वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। ये इधर कोई धन के आवेश रखा गया है जिससे वैद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हैं? उधर जा रही हैं। अब बीचवा में एगो कोनो दफ्ती चाहे कुछ रख देंगे, कोनो एरिया एगो रख देंगे, तो उससे ये वैद्युत बल रेखाएं पार होंगी कि नहीं होंगी? पार होंगी ना। तो कितना उस क्षेत्र से पार होंगी वही एक गुच्छा पार होगा। मान लीजिए 10 गो पार हुआ तो 10 का गुच्छा, 12 गो पार हुआ उस क्षेत्रफल से तो 12 का गुच्छा हो गया, 15 पार हुआ तो 15 का गुच्छा हो गया। तो फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स और कुछ नहीं है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है जो कि किसी पृष्ठ से क्या होती हैं? गुजरती हैं। यानी किसी पृष्ठ से अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर आप दोनों दफ्ती लेके इसे लेके खड़ा हो जाओगे तो जो धन क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक निकल रही है ना, उस पृष्ठ से होकर के क्या होंगी? गुजरेंगी। उस पृष्ठ से होकर के गुजरेंगी। तो अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी बंधा हुआ वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स और कुछ नहीं है, वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो सबसे पहला चीज तो हमको यही लिखना है कि वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स माने ग्रंथिकाएं, वैद्युत फ्लक्स ग्रंथिकाएं माने गुच्छा। वैद्युत फ्लक्स किस वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। संख्या की माप है। ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं किसके भीतर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या है? माप है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी लिख दीजिए, इसे फाई और यहां छोटा सा ई,
फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है भाई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र का भीतर कोनो पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है ना। तो ये जब माप है तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब कहेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो मान होता है ना वह पृष्ठ के, ठीक है, वह पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डीए के, जो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्रफल वेक्टर होगा डीए और ए के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे किसी पृष्ठ डीए। अब ये डीए जो पृष्ठ है ना, ये क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में लिया गया है, इसके ऊपर तीर लगाया गया है। किसी पृष्ठ डीए से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई को निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। निम्न समीकरण से क्या कर सकते हैं, ज्ञात करते हैं। निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। ये हो गया, निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। तो डी फाई ई का जो वैल्यू होगा वह ई डॉट डीए के क्या होगा, बराबर होगा। ई डॉट डीए के बराबर होगा। तो जब आप जानते हो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डीए बराबर हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डीए कॉस थीटा। ठीक है। जहां पर ये आपका हो गया डी फाई, जहां पर थीटा जो है वेक्टर ई तथा डीए के बीच का कोण है, बीच का कोण है। ठीक है। जहां थीटा ई तथा डीए के बीच का क्या है, कोण है। अब कहेंगे कि ई कहां से आ गया, ई क्या है, तो यहीं पे लिख दीजिए जहां ई डीए पर वैद्युत क्षेत्र है, डीए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, चाहे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। तो जहां ई क्या है, जो पृष्ठ लिए हैं हम एक छोटा सा क्षेत्रफल, और यह जो डीए लिए हैं हम, इसी डीए का जो है ये वैद्युत क्षेत्र है ई। यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना चल रहा है, ई। ठीक है ना। अब वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा कौन और होगी, क्षेत्रफल की दिशा कौन और होगी, तो दोनों के दिशा के बीच में यदि कोण थीटा बनेगा तो ई डॉट डीए बराबर हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा, जहां थीटा जो है ई और डीए के बीच का कोण है। ई क्या है वो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। और डीए क्षेत्रफल वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, तो क्षेत्रफल वेक्टर में भी तल के लंबवत दिशा होती है। तो इन दोनों के बीच के कोण ये क्या है, थीटा है। तो एक बार और समझ लीजिए, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है ना। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी पृष्ठ डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई को निम्न समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं। डी फाई ई का सूत्र होता है ई डॉट डी ए, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए है, तो कहेंगे ई कहां से आ गया, ई जो क्षेत्रफल लिए हो, क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहां ई डी ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए है, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहां थीटा ई तथा ए के बीच का कोण है। तो ये छोटे से क्षेत्रफल के कारण निकाला गया है। अगर बड़े क्षेत्रफल के कारण निकालोगे तो ये डी फाई ई नहीं होगा। यहां डी लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्षेत्रफल छोटा है, तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं, चुंबकीय करें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो डी फाई ई यानी फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा तो फाई ई ना लिख करके डी फाई लिखे हैं। और जैसे ही हम क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, ए कर देंगे, ई डॉट ए कर देंगे, वैसे ही ये डी हट जाएगा, फाई ई हो जाएगा। तो सूत्र आपका जो मेन सूत्र होगा वो फाई ई बराबर ई डॉट ए आएगा या ई ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है ना। ये हम छोटे से अवयव के लिए लिए हैं, यहां पर हम लिखे भी हैं, यदि पृष्ठ डीए से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये डीए की जगह ए कर दें तो यहां पर डी फाई ई की जगह पर क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। और डी क्या बताता है कि बहुत छोटे से पृष्ठ के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो छोटा पृष्ठ लेंगे तो छोटा फ्लक्स डी फाई ई, अगर ए लेंगे ज्यादा बड़ा फ्लक्स तो फाई ई हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब ये बताइए, दो सदिश राशियों के गुणनफल से, दो ये भी ई भी सदिश है और डी ए भी सदिश है, ये दोनों सदिश राशियों के डॉट गुणन से, स्केलर गुणन से ये फ्लक्स मिला है। ठीक है ना। तो ये सदिश होगा कि अदिश होगा। हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था कि दो सदिश राशियों का यदि अदिश गुणन करेंगे तो अदिश राशि मिलती है। तो यहाँ डॉट गुणन हुआ है, अदिश गुणन हुआ है, तो यहाँ पर जो डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स है ये अदिश राशि होगी। तो यहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स पूछता है परीक्षा में, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये भी याद कर लीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। क्यों भाई, क्योंकि यह दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त हुई है। तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग कल एक नए टॉपिक गॉस प्रमेय के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय। आज ये सारी जानकारियां, जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ये वैद्युत फ्लक्स आपके चैप्टर्स में है, ये सिलेबस में है, इसको पूछता है तो वैद्युत फ्लक्स भी लिखेंगे और समझेंगे। और वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए पहले जो घनकोण है और क्षेत्रफल वेक्टर है वो दोनों भी हम लोग समझे हैं। ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम, उसको प्रूव करेंगे हम लोग। कल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल और लोगों को जोड़िएगा और आप लोग धीरे धीरे सारे लोगों को और जोड़िए। और इसी के साथ थैंक यू, गुड नाइट, बाय।